यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23 और उसका लेक्चर नंबर 1। टॉप चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और टॉपिक इज वेरी सिंपल, इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? चाहिए तो यही था कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की पहले फाउंडेशन बनाते और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखते, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको तारीफ या डेफिनेशन पहले लिखनी होती है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अप्लाई करना है या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अप्लाई करना है। किसके ऊपर? किस में? साइंस में और टेक्नोलॉजी में। यानी कि यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 बायो, तो बायो आप पूरा ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कोई प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज इस्तेमाल किस लेवल पे करनी है? आके इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर। और मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहता हूं कि दुनिया में जितने भी अध्ययन आए हैं वो सारे इंसान को इंसानियत की मेराज पे पहुंचाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे भी हम किसका फायदा कर रहे हैं? सिर्फ एक हस्ती का, जिसका नाम है हजरत इंसान। तो हमने इंसान के फायदे के लिए बायोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल किया एट इंडस्ट्रियल लेवल। दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी क्या नई है? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसके आगाज की बात करें, तो ये बहुत पुरानी है। इंसान तो काफी अरसे से कुदरत के साथ या फितरत के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उस चीज को या उसके प्रोसेसेस को या उसके मज़ाहिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है। अगर मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्रूड सी एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा कि बहुत अरसे तक या शायद अब भी बहुत से घरों में और गांव वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि हम दूध को लेते हैं और दूध के अंदर हम एक चीज़ डालते हैं जिसे हम इंग्लिश में स्टार्टर और अपनी पंजाबी में जाग कहते हैं। वो क्या होता है? वो प्रीवियस दिन का या लास्ट डे का पड़ा हुआ थोड़ा सा क्या होता है? दही होता है। और हम उस दही को दूध में डाल देते हैं और फिर उसको हम चारों तरफ से कवर कर देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाला जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी एक इसकी एप्लीकेशन, लेकिन आज ये वाला काम हम छोटे लेवल पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये वाला काम बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मिल्क पैक का नाम या नेस्ले का नाम या इस तरह के और ब्रांड्स का नाम नया नहीं है कि जहां हमें उनके योगर्ट पैक फॉर्म में बड़े डिलीशियस टेस्ट के साथ, बड़ी अच्छी जमी हुई क्वालिटी के साथ उन लोगों को मिल जाते हैं। तो ये वाला काम हमारे फोर फादर्स भी कर रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे डोमेस्टिक लेवल पे, और आज हम उसे कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। मेगा प्रोजेक्ट होता है, मैसिव लेवल पे काम कर रहे होते हैं। दैट्स वाई कि अब हर घर में अगर आप देखें तो हम पहुंचा सकते हैं क्या नेस्ले का दूध या मिल्क पैक का दूध या नेस्ले की जो क्रीम है या नेस्ले का वट एवर द प्रोडक्ट में भी। तो वो इसीलिए हो रहा है कि हम उससे बहुत ही मैसिव लेवल पे, मेगा लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसकी बहुत सी एग्जांपल में आप लोग चीज़ के नाम से भी वाकिफ़ हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तो ये भी हम लोगों ने ऐसे ही बनाया। इसके अलावा अगर हम विनेगर की बात करें, जिसे हम सिरका बोलते हैं, तो वो आपको एप्पल साइडर सिरके का नाम याद होगा। तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो थे वो हमारे फोर फादर इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि वो ये वाला काम डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे थे और आज हम यही वाला काम ज़्यादा रिफाइंड, प्योरीफाइड वे में इंसान के भले के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं। बात यहाँ से आगे बढ़ी तो हमारे फोर फादर्स ने अपने डिजायर्ड ट्रेड्स को इस्तेमाल करने के लिए अपने सिलेक्टेड प्लांट्स के दरम्यान में ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई और उसके रिजल्ट में हमारा जो डिजायर्ड ट्रेट है वो प्रोलिफरेट होता गया, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उसके रिजल्ट में मेरे पास ज़्यादा बेटर यू कैन से टाइप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। फिर हम चलते हैं एनिमल्स की तरफ। तो एनिमल्स जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला काम प्लांट्स के साथ किया। जब हमने प्लांट्स से डिजायर्ड ट्रेट ऑब्टेन कर लिए तो फिर हमारी अगली मंजिल एनिमल्स थे। तो हमने एनिमल्स में भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। हमने उन ऑर्गेनिजम्स को कि जिनके पास ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ थी उनको ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ वाले ऑपोजिट मीट के साथ क्रॉस करवाया। तो जाहिर है
जब ज़्यादा बेटर क्वालिटी के जीन्स आपस में मिलेंगे तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला काम भी हमारे फोर फादर्स कर रहे थे। हमारे फोर फादर्स को ये भी पता था, ज़ाहिर है मुस्लिम्स की बात नहीं, नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है, कि वो किस तरीके से डिफरेंट किस्म के फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक वाइन। लेकिन जरूरी नहीं था कि हम वाइन ही बनाते, हम वाइन के अलावा भी कुछ बना सकते हैं। ऑनली डिफरेंस बिटवीन द वाइन एंड नॉर्मल जूसेस कि वाइन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसमें अल्कोहल की प्रोडक्शन ना होने दें और हम फ्रूट जूस को किसी बेटर चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो तो इट इज़ कॉल्ड एज बेवरेज इंडस्ट्री। और आपको पता है कि आज हमारे पास डिफरेंट किस्म के नेक्टर्स और डिफरेंट किस्म के यू कैन से फ्रूट जूसेस पैक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे काम भी हमारे फोरफादर्स कर रहे थे। हमारे फोरफादर्स को ये भी पता था कि अगर हम लोग आटा लें और आटे को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी बनाने में, तो जो रोटी थी वो पहले हमारे इलाकों में अब भी खैर बन रही है, उसे हम चपाती बोलते हैं, नान बोलते हैं हम लोग, राइट, या हम लोग उसे पथरी रोटी कहते हैं। ये सिंपल जैसे ये जो सारी फॉर्म ऑफ रोटियां हैं, इन्हें हमारे जो यूरोपियन लोग हैं या अमेरिकन लोग हैं वो इन्हें फर्म ब्रेड बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर होल्स नहीं होते, इसके अंदर सुराख नहीं होते, ये हार्ड नहीं होती। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आटे को खमीरा करने का आर्ट सीख लिया। वो जो आटे को खमीरा करने का आर्ट था, उसके रिजल्ट में हमारे पास जो ब्रेड ऑब्टेन हुई, रोटी ऑब्टेन हुई, उसे हम डबल रोटी के नाम से जानते हैं। दैट वेरी ब्रेड इज सॉफ्ट, डेफिनेट इट इज स्पंजी। तो ये जो सारे के सारे काम थे, ये हमारे फोर फादर्स की वजह से ही हमारे पास आए हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास आज जो भी इल्म है उसके बैक एंड पे हमारे फोर फादर्स का एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयरिंग और उस इल्म को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने में जो कामयाबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं, और जहाँ पे वो अपनी दुनिया को छोड़ के जाते हैं आइंदा वह लोग हमेशा उससे बेहतर आने की कोशिश करते हैं और हमेशा वही कौमें आगे भी निकलती हैं। तो उन्हें हम लोग फ्लैशलिंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट के नाम देते थे। तो ये सारे काम तो वो भी कर रहे थे। देन व्हाट्स न्यू? न्यू हमारे पास क्या था? न्यू हमारे पास जो इल्म था, समझ लें उसका जो स्टार्टर है वो जॉन ग्रेगर मेंडल था। बिकॉज कि जॉन ग्रेगर मेंडल के दौर में भी आपको पता है कि वो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे थे। वो एक प्लांट के सेलेक्टिव किस्म के पोलिनेटर्स को लेके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर रब करते थे, जिसकी वजह से जाहिर है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने का चांस नहीं रहता था। और उसके रिजल्ट में वो इन ब्रीडिंग भी करवा के या सिलेक्टिव प्लांट की क्रॉस ब्रीडिंग करा के डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? प्लांट्स। फिर इन पर्टिकुलर प्लांट्स को देख के, जैसे मैंने पहले बोला, हमने ये वाला काम एनिमल के साथ भी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर नॉलेज ने हमारी हेल्प जरूर की, क्योंकि इस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ हम जीन्स को, ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हुए। इस पर्टिकुलर नॉलेज से हम क्रोमोसोम तक पहुंचे। जब हम क्रोमोसोम तक पहुंचे तो हमारी अगली मंजिल डीएनए था। हमने डीएनए को पहचाना कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। फिर उस पर्टिकुलर हेरिडिटरी मटेरियल के साथ हमने खेलना शुरू किया। जब हमें डीएनए के साथ खेलना आ गया तो फिर हम लोगों ने ये बात सुन रखी है कि लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव पीपल। तो जो लोग ब्रेव होते हैं, लक भी हमेशा उनका साथ देती है। जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वही डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने दो बातें साथ लेके जानी है। नंबर एक कि हमेशा ब्रेव वे में सोचें। नंबर टू, डिफरेंट वे में सोचें। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नॉर्मल वे में तो हर बंदा सोच रहा होता है। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने किस्सा सोचना शुरू किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बोला कि चले हम लोग डिफरेंट किस्म के डीएनए को आपस में मिलाते हैं और नई टाइप्स के एनिमल्स बना लेते हैं। हो सकता था कि हम कुछ करेक्टर्स जो एक एनिमल में ज़्यादा डेवलप्ड थे उसे उठा के दूसरे एनिमल में ग्राफ्ट कर दें या प्लेस कर दें, तो उसकी वजह से एक ज़्यादा बेहतर एनिमल प्रोड्यूस हो जाए। किसी ने सोचा कि हम क्यों ना नई वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्रोड्यूस करें, बिकॉज कि हमारे पास जो चैलेंजेस हैं बीमारियों की सेंस में और हमारे कॉम्पिटिटर्स की सेंस में, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? ज़ाहिर है वायरस है, बैक्टीरिया हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, यू कैन से देयर एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज। तो उसके लिहाज से हम लोगों को भी ज़्यादा बेटर वैरायटी की ड्रग्स को बनाना चाहिए। फिर उसके बाद हमने किसी ने कहा जी कि ऐसे करते हैं कि हम ऐसी क्रॉप्स पैदा करते हैं कि जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मीन हम क्वांटिटी को भी बेहतर कर लें और क्वालिटी को भी बेहतर कर लें, राइट। फिर देखते हैं कि और किसी ने क्या मशवरा दिया और इवेंचुअली हम बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी कुछ लोगों ने क्रॉप्स की यील्ड के बारे में बात की, तो कुछ लोगों ने एक सोच को और आगे बढ़ाया और ये बोला कि क्यों ना हम लोग फसलों को पेस्ट से बचाएं, क्यों ना हम लोग ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दें कि हमें इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को डिफरेंट किस्म के पेस्ट को ट्रीट करने के लिए हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। हम उनमें कुछ ऐसी यू कैन से डीएनए के पीसेज इंसर्ट कर दें कि जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म की जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और ख़ास तौर पे एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम कहत से बचा सकते हों। अगर आप किसी भी लेवल पे जाके ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखें तो आप देखेंगे कि इस वक्त इस कुराए अर्ज पे जितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं मैमल्स के केस में या बड़े ऑर्गेनिज्म के केस में, टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, मैं बड़े ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंसान की है। कहते हैं कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा जिस पर्टिकुलर चीज़ से है वो एटम बम नहीं है, वो पॉपुलेशन बम है। हमारी जो आबादी है वो जिस तेज़ी से, जिस एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो कर रही है, तो उस लिहाज से जाहिर है कि हम जो कल्टीवेटेड एरिया है वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो फिर ऐसा किया जाए कि किसी तरीके से उसी पर्टिकुलर एरिया में से जो अमाउंट ऑफ यील्ड है, पैदावार है, वो बढ़ा ली जाए। तो इस पर्टिकुलर सोच के बाद हम लोगों ने फिर इस पर्टिकुलर फील्ड को डेफिनेट बातें ऑप्ट करना शुरू किया और इस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया कि कैसे हम अब पॉपुलेशन की क्या कहते हैं डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए, मुझे फ़िलहाल वो भुट्टो साहब का नारा भी याद आ रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम इस भूखी नंगी आवाम को रोटी कैसे दे सकते हैं, कपड़ा कैसे दे सकते हैं और रहने के लिए बेटर शेल्टर कैसे दे सकते हैं। शायद हमारे हाथ में कोई ऐसा टूल आने वाला था जो ये तमाम चीज़ों को फुलफिल कर सकता था। तो बात हुई थी आप लोगों के साथ, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये हम काम कैसे करें, सबसे पहली बात थी कि हमें इसका पता हो कि हम ये काम करना कैसे चाहते हैं। तो जाहिर है अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो आपको उसके पीछे होने वाले प्रोसेसेस का ज़रूर पता होना चाहिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसके रिजल्ट के बाद ही आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास एक डिजीज़ हो रही है तो आपको सबसे पहले उस डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिकली कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज़, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो वाला कॉजेटिव एजेंट मेरी बॉडी में जाके करता क्या है, वो पैथोजेनेसिटी या डिजीज़ कॉज करने की सलाहियत किस किस तरीके से रखता है। अगर मैं ये सारी बातें समझ रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसके बॉडी पे होने वाले इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अगर मैंने वो इफेक्ट अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो अब मुझे ये बात पता है कि इसके बैड इफेक्ट्स को मैं न्यूट्रलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी बातें तभी पॉसिबल हो सकती हैं कि जब मुझे उस पर्टिकुलर डिजीज के बैक एंड पे प्रेजेंट नॉलेज होगा। अगर मुझे पास नॉलेज नहीं है तो मैं तमाम चीज़ें अपने सामने पढ़ने के बावजूद भी उस इल्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं आप लोगों के लिए। बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास डायबिटीज़ मेलाइटस। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि डायबिटीज़ की मेरे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं IgDM, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगाना ही इलाज होता है, लेकिन इसकी एक और टाइप भी होती है, उसे हम बोलते हैं NIDDM। इट स्टैंड्स फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका क्या मतलब है कि अब इस पर्सन की शुगर को ट्रीट करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इस वक्त मैं जिस पर्टिकुलर डिजीज को अपनी डिस्कशन का महवर बना रहा हूं वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब आप इसे जो मर्जी मेडिसिन दें, चाहे आप इसे होम्योपैथी से दें, चाहे आप इसे एलोपैथी से दें, हिकमत से दें, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप इसको इंसुलिन ही लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे फोर फादर्स ये वाली इंसुलिन कैसे ऑब्टेन करते थे? बाय यू कैन से स्टिमुलेटिंग द पैंक्रियाज। हम पैंक्रियाज को इरिटेट करते थे, स्टिमुलेट करते थे और उसके रिजल्ट में ये पैंक्रियाज हम लोगों को इंसुलिन बनाकर देता था और फिर हम उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। ये वाला पैंक्रियाज क्या इंसान का था? तो आंसर इज नो। ये वाला पैंक्रियाज बेसिकली किसी डेड या फ्रेशली स्लॉटर्ड या किल्ड एनिमल का होता था। ये नॉर्मली क्या थे, या तो ये कोई ज़ारा शीप हो सकती थी, या कोई बफलो हो सकती थी, या कोई डॉग भी हो सकता था, या ये पिग भी हो सकते थे। अगर ये वाला काम ज़ारा यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली जो हुआ भी
तो उन जैसे हम लोग गोट्स को यू कैन से रियर करते हैं, उनको पालते हैं रेवर्ड की फॉर्म में, वैसे वहां पे पिग फार्मिंग होती है, तो वहां पे पिग बहुत ज्यादा था। तो इंसुलिन का सोर्स मेरे पास क्या था? पिग। और वो इंसुलिन जो मार्केट में अवेलेबल थी एट दैट टाइम, दैट वाज द पिग इंसुलिन। लकीली और अनलकीली ये वाली जो पिग इंसुलिन थी, जाहिर है ये एक पिग प्रोटीन थी, इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू ह्यूमन प्रोटीन। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में इसके अगेंस्ट क्या डेवलप होना शुरू हो गई? एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एफिकेसी डे बाय डे कम हो गई, बल्कि उससे साइड इफेक्ट स्टार्ट हुए। तो फिर हमने सोचा कि इसका और क्या हल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर हमारे हाथ में 1980s में एक टूल दिया जिसका नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। और उस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन बनाई। ये इंसुलिन जो थी वो इंसान की इंसुलिन थी। इसको बनाने के लिए हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। कैसे? जाहिर है हम इसको डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाली जो इंसुलिन थी, इट वाज ह्यूमन इंसुलिन। ये जो प्रोटीन थी, ये इंसान की प्रोटीन थी। इसको हमारी बॉडी एज अ नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन लेती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती। रिजेक्शन का सवाल नहीं प्रोड्यूस होता, साइड इफेक्ट का सवाल नहीं प्रोड्यूस होता, लिहाजा इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर थी और साइड इफेक्ट्स भी कम थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, करंट नॉलेज को इस्तेमाल किया, और हम एक ह्यूमन इंसुलिन बनाने में कामयाब हुए, जिसे हम ह्यूमलिन के नाम से जानते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से और क्या क्या बना रहे हैं? बहुत कुछ बना रहे हैं। हम बना रहे हैं ड्रग्स, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटी कैंसर मेडिसिन, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड में। एंटी कैंसर मेडिसिन हम बना रहे हैं डिफरेंट किस्म की यू कैन से प्रिवेंटिव फूड्स, हम बना रहे हैं क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ हमारे पेशेंट का ब्लड नहीं जम रहा, और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ ऑर्गेनिज्म को क्लॉटिंग से बचने की ज़रूरत है। दो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन एक ही डोमेन में इस्तेमाल हो रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन डोमेन है मेरे पास क्लॉटिंग। कहीं हमें खून को जमाना है और कहीं हमें खून को जमने से रोकना है। तो दोनों किस्म की जो मेडिसिन हैं वो हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑब्टेन कर रहे हैं। फिर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं बायोपेस्टिसाइड, यानी कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम फसलों के ऊपर अंधाधुंध केमिकल स्प्रे करें। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए कि जो इस पर्टिकुलर फसल के ऊपर अटैक करने वाले पेस्ट को विदाउट एनी साइड इफेक्ट मार दे। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम होता है बीटी। ये हमारे फसलों के ऊपर जो इंसेक्ट अटैक्स होते हैं, उन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की इंटेस्टाइन में जाके उनकी इंटेस्टाइन को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, और जाहिर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मरने के साथ बैक्टीरिया की डेथ भी हो जाती है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन किए बगैर हम अपनी फसलों को केमिकल के ज़ैली असरात से पाक रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? फसलों को बचा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, एंड सेम इज अ केस विद बायो इंसेक्टिसाइड, सेम इज अ केस विद बायो फर्टिलाइजर। हम ये जो बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो खादें नहीं होती, बल्कि हम लोगों ने सर्टन ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दिए होते हैं इन प्लांट्स के अंदर कि जो उनकी रूट्स से क्या एक्सक्रीट करवाते रहते हैं नाइट्रोजनस रिच सब्सटेंसेस, और जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो इसके अलावा हमने ऐसी यू कैन से क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर ली हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ, कि जिसकी वजह से हम अपनी सेलाइन सॉइल, जिसे हम बोलते हैं कलराठी ज़मीन, ठीक है, वो जो कलराठी ज़मीन है उसमें जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आम जो फसलें होती हैं उसमें ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन हम लोगों ने ऐसी यू कैन से ब्रीड्स लाइक एराबिडोप्सिस प्रोड्यूस कर ली हैं कि जो इस सेलाइन सॉइल के अंदर बड़ी आसानी के साथ ग्रो करती हैं, फ्लरिश करती हैं। फिर इस तरीके से हम बोलते हैं वाटर लॉग्ड, इससे हम लोग बोलते हैं कि ये सेम ज़मीन है, ठीक है, जो जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और आपको पता है कि ज़्यादा वाटर हो तो हमारे सेल्स यू कैन से सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। लेकिन हम लोगों ने ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर ली हैं कि जो इस वाटर लॉग सॉइल के अंदर भी बड़ी आसानी से ग्रो करती रहती है, और फिर हम इसे बोलते हैं सॉइल रिक्लेमेशन। वो सॉइल जो कब पहले हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने उसमें से वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया और सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये सॉइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई और दोबारा से इसके अंदर हम अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो यू कैन से फ्रूट्स हैं, नेमतें हैं, ये इसी फील्ड के जिससे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि तो हमने सॉइल की बात, जब हम बात करते हैं प्लांट की अपनी,
अगर मैं प्लांट की बात करूं तो हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स क्रिएट कर लिए हैं, आप इस चैप्टर में बड़ी डिटेल से देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग की है, मैनिपुलेशन की है, डीएनए उसका मॉडिफाई किया है, कि जिसकी वजह से नाउ दे हैव बेटर टॉलरेंस। जब मैं बेटर टॉलरेंस की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, पानी की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम भी हो, सन की लाइट अगर कम भी हो या सन की लाइट बहुत ज़्यादा भी हो, तो इन सारे केसेस के अंदर they have the ability to survive in a better fashion as compared to the previous plants। फिर इसके अलावा यील्ड बहुत बेहतर है। फिर हमने क्वालिटीज जो जीन में इंसर्ट किए हैं उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है उसकी क्वालिटी हमारे फोर फादर्स की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये अगेन ये वही बात है कि ये सारे फ्रूट्स किसकी वजह से है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हैं। फिर इसके अलावा हम चलते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गंदा है। अल्लाह का शुक्र है हम एनवायरनमेंट के गंदा होने में काफ़ी खुद कफील हैं। हमारी ड्यूटी बहैसियत साइंटिस्ट के, बहैसियत एक स्टूडेंट के, ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करें। तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया बनाए हैं, डिफरेंट किस्म के बायोफिल्टर्स बनाए हैं, डिफरेंट किस्म के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, और जो उस पर्टिकुलर वाटर में से डिफरेंट किस्म की हैवी मेटल्स को निकाल सकते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉइजनस मेटल्स को निकाल सकते हैं, डिफरेंट किस्म के गैसेस को निकाल सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्लीन हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमसे बोला कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अनफॉर्चुनेटली हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात पे ही सबसे कम अमल करते हैं। और अपने मुल्क में आप देखें, हमारे एक इस्लामी मुल्क में आप देखें तो आपको जगह जगह गंदगी के ढेर, लोगों की अपनी गंदी हैबिट्स के वो इधर थूक रहे हैं उधर थूक रहे हैं, अगर वो पान खा रहे हैं तो उसकी पिचकारी इधर डाल रहे हैं उधर डाल रहे हैं। दिस इज ऑल नॉट यू कैन से कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली दैट शुड बी बाय द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि सफाई तो उनके दीन का हिस्सा था, सफाई तो उनके वजूद का हिस्सा था, सफाई उनके सराउंडिंग का हिस्सा था। उनकी तो पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी गई थी, तो उसकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए थी। तो इस एनवायरनमेंट के लिए भी ज़ाहिर जिस फील्ड ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है अब तक, दैट इज़ नन अदर देन बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। वो कॉन्सेप्ट ये है जो आपको डिफरेंट किस्म के कार्टून्स वगैरह में नज़र आता है या डिफरेंट किस्म के ऐसे मिथिक स्टोरीज में नज़र आता है, वो ये है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म की ऑल टुगेदर शक्ल बदल दें। मिसाल के तौर पे क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं किसी घोड़े को पर लगा दूं, राइट? तो ये सारी बातें मे बी सूनर लेटर पॉसिबल हो सकती हैं, बिकॉज कि हमें पता है कि जीनोटाइप ऑलवेज कंट्रोल्स द फिनोटाइप, कि हमेशा जीनोटाइप ही डिटरमाइन करती है फिनोटाइप को। हम इस जीन थेरेपी के साथ, जीन की ट्रीटमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को, अपीयरेंस को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ की, हर एक फील्ड की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ कार्टून्स में देख सकते हैं, और उस पर्टिकुलर चीज़ को उस लेवल पे लेके आने के लिए बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। उनमें से बहुत सी रेडिकेट कर भी दी गई हैं, और अभी मजीद हम लोग कर भी रहे हैं। ख़ास तौर पे हम प्लांट्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट से सोच रहे हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं वो आप इस चैप्टर में ज़रूर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो कि हमारी इस बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दी है वो है हमारी स्टूडेंट्स जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से मेरे पास क्या मुराद है? हमारे पास कोई एक ऐसा जीन है दैट इज फॉल्टी वन, इट मे बी ड्यू टू द फॉल्ट ड्यू टू द मायोटिक एक्टिविटी, मींस मियोसिस की एक्टिविटी में एक एब्नॉर्मैलिटी हुई, और उसके रिजल्ट में हमारा जो जीन था वो ख़राब हो गया। वो जो ख़राबी थी वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हो सकती थी, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकती थी, और रेप्लिकेशन लेवल पे भी हो सकती थी। अगर किसी भी लेवल पे हमारे पास एब्नॉर्मैलिटी आई है तो उस पर्टिकुलर एब्नॉर्मैलिटी को हम जीन थेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मुझे करना क्या होगा कि मुझे सबसे पहले किसी जीन को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाना होगा। जैसे कि मेरी एग्जांपल में मैं हमेशा इसलिए एग्जांपल दूंगा और डिस्कस भी करूंगा कि अगर मेरे पास एक फॉल्टी जीन है इंसुलिन का, तो वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज कि मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे उस फॉल्टी जीन को निकाल के फेंकना पड़ेगा, और किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में से नॉर्मल जीन लेके उस फॉल्टी जीन की जगह पे रखना पड़ेगा। अगर मेरा जीन ठीक हो गया है तो ज़ाहिर मेरी फिनोटाइप भी ठीक हो सकती है, मेरा काम भी ठीक हो सकता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक एग्जांपल दी इंसुलिन की, मैं एग्जांपल देता हूँ। आमतौर पे हमारे स्टेज के बहुत अच्छे एक्टर थे, कोडू, छोटे कदोला इंसान। हम एग्जांपल दे सकते हैं हमारी ही पॉपुलेशन में बहुत लंबा आलम चना। तो ये सारे के सारे ये जो दो ऑर्गेनिज्म थे, वन एक्सट्रीमली लार्ज ऑर्गेनिज्म, वन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये दोनों के दोनों जीन एब्नॉर्मैलिटीज का शिकार थे।
अगर हम इनको ठीक करना चाहते थे तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट नाउ बट मे बी इन द फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, बिकॉज कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स में हम कामयाबी भी मिल गई हम लोगों को और बहुत से केसेस में हम नाकाम भी हैं। लेकिन ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहे बड़े फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। तो हम बेज़ौक नहीं हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं और अगर हमारी डायमेंशन ठीक है तो हम मंजिल पे ज़रूर पहुंचेगी। तो बात हो रही थी कि डिफरेंट किस्म के डिजीजेस को जिनकी बेस एबनॉर्मल जीन है उनको भी हम ठीक कर सकते हैं और ये वाला फ्रूट भी हमें कहाँ से मिला है? बायोटेक्नोलॉजी से। आइए देखते हैं कि अभी और क्या क्या नेमतें हमें मिल सकती हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ बायोटेक्नोलॉजी से ऑब्टेन होने वाली ब्लेसिंग्स की। उनमें से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास कैंसर। कैंसर ब्लेसिंग नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट ब्लेसिंग है। मेरे पास कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक का नाम होता है मेरे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इस वाले केस में जो हमारे लिम्फोसाइट्स और हमारे लिम्फ ऑर्गन्स हैं वो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं तमाम की तमाम यू कैन से फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं, अगर मैं तमाम की तमाम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूं, तो मेरे पास कोई ऐसी यू कैन से कि मेडिसिन नहीं है कि जो इस डाइवर्स फॉर्म ऑफ कैंसर को ठीक कर सकती है, राइट। लेकिन हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन ज़रूर है जो डेफिनेट बात है हमारी बायोटेक्नोलॉजी से हमें ऑब्टेन हुई और वो है एक टोबैको प्लांट। वो टोबैको प्लांट 30 दिन में हम लोगों को एंटीजन दे देता है आफ्टर स्प्रे विद वेरी स्पेसिफिक वायरसेस, और फिर जब हम उस पर्टिकुलर प्लांट को कंज्यूम करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाले वायरसेस मेरी बॉडी में चले जाते हैं कि जो जाके स्पेसिफिकली इन कैंसर सेल को खा सकते हैं। अदरवाइज तमाम इंसानियत की जितनी एफर्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन वो इस पर्टिकुलर डिजीज के आगे आगे फेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स और क्या क्या हमें मिला है, कॉज हमें मिली हैं। उन पर्टिकुलर कॉज को हम 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर नंबर 1 मीट। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गोश्त खोर हैं, उन्हें हम लोग नॉन वेज के नाम से जानते हैं। तो मीट एक बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट की, तो मीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ जब कॉज देते हैं, इसका मतलब सिर्फ कॉज नहीं है, इससे बाद हमारी बफलोज भी हो सकती हैं, हमारी शीप्स भी हो सकती हैं, हमारे ही गोट्स भी हो सकते हैं, पिग भी हो सकता है, राइट। तो इन सारों के अंदर हमें जो मीट की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया है। पर्टिकुलरली कॉज के जरिए सब लोगों ने मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। और इन दो चीज़ों का हमें फ़ायदा ये है कि जब वो मर जाते दुनिया में से तो वो हमें खाले देते हैं। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर लेदर इंडस्ट्री के जरिए से हम लेदर को ऑब्टेन करते हैं जो लाइफ में और बहुत सी जगहों में इस्तेमाल होता है। फिर हम चलते हैं आप पोल्ट्री में, इसकी एप्लीकेशन में। पोल्ट्री से हमें 2 चीज़ें ऑब्टेन होती है। एक मीट, आपको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री मीट का सबसे बेटर सोर्स है। और फिर आप खिला के देख लें, आप किसी बच्चे को हमारी देसी मुर्गी का गोश्त नहीं खिला सकते आफ्टर यू कैन से हैविंग द ब्रॉयलर। ब्रॉयलर में हम लोगों ने ऐसे टेस्ट डाल दिए हैं, ऐसी चीज़ें डाल दी हैं उसके यू कैन से फ्लेवर में कि बच्चे को कोई और गोश्त अब पसंद ही नहीं आता। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा सेफर गोश्त आप लोगों को मिल रहा है फ्रॉम द पोल्ट्री इंडस्ट्री। एंड सेम इज़ अ केस विद द एग्स। हमने एग्स के नंबर को बढ़ा लिया, हमने एग के साइज को इंक्रीज कर लिया, हमने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी। इसके हमने कसीदे बहुत कर लिए, बहुत बातें आप लोगों से कर ली कि इसके हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ लोग अगेंस्ट भी हैं। दोज आर कॉल्ड एज नेचुरलिस्ट। वो कहते हैं कि डोंट मैनिपुलेट जीन्स, जीन्स को मैनिपुलेट ना करो। अगर आप जीन के साथ खेलना शुरू करोगे तो फिर दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म, हर एक शख्स आइडियल जीन्स ही की बात करेगा, चाहे वो इंसानों के आइडियल जीन्स की बात हो या वो एनिमल्स के आइडियल जीन्स की बात हो। वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ हमारी जीन्स, हमारे यू कैन से इन छोटी छोटी यू कैन से अचीवमेंट से बड़ी होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम करते क्या हैं कि बहुत सी जगहों पे ज़िंदगी में हमें 2 चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान का और फ़ायदे का। हम लोग करते क्या हैं कि हम फ़ायदों को एक पड़े में डालते हैं और नुकसानात को एक पड़े में डालते हैं। अगर किसी चीज़ के नुकसानात कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो तो हम उसे ऑप्ट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके नुकसानात नहीं हैं, लेकिन इसके नुकसानात कम और फ़ायदे ज़्यादा हैं। देयरफॉर अगर आप मेरी सजेशन लें, मेरे से पूछें, तो आई वुड लाइक टू गो विद बायोटेक्नोलॉजी। आई विल नॉट अपोज इट।
इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स लोगों ने बताए भी हैं, बताने की कोशिश भी की है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें हेल्थ की फॉर्म में, इसके साइड इफ़ेक्ट हमें हेल्थ यू कैन से एनवायरमेंटल रिपरकशन की फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, राइट। अब इन फ़ायदों को मैक्सिमम हासिल करने के लिए और नुकसानात को मिनिमाइज करने के लिए हमें समझना है कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से हम काम कैसे ले रहे होते हैं। तो आंसर क्या माय डियर स्टूडेंट्स के सबसे पहले हमें करनी होती है एक जीन की क्लोनिंग। जिक्र किया था मैंने अपने प्रीवियस बोर्ड से कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंसुलिन का जीन। तो मुझे सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन करने का मेथड मेरे पास बताया था मैंने आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसका हम सही जीन आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। तो जो जीन मैंने सही फॉर्म में बाहर निकाल लिया, दैट इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जिस जीन को मैं फॉल्टी समझ के बाहर निकालना चाहता हूँ वो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उसको ठीक करना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे पास वो जीन आ गया है तो अब मैंने उस पर्टिकुलर जीन की सक्सेस को बढ़ाने के लिए उसकी क्लोनिंग करनी है, बिकॉज हमारी बायोटेक्नोलॉजी में प्रोबेबिलिटी मीन चांस किसी चीज के होने या ना होने का वो ऑलमोस्ट 50-50 होता है, समटाइम 30-70 होता है। तो हम उस पर्टिकुलर चांस को 30-70 से 70-30 करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी जीन की मैक्सिमम कॉपीज करेंगे। जितनी ज़्यादा मेरे पास कॉपीज होंगी उतने ज़्यादा जीन के सक्सेसफुली इम्प्लांट होने के, ग्राफ्ट होने के, यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम जीन को क्लोन कर सकते हैं दो तरीके से। पहला मेथड है मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज आरडीटी। हम आरडीटी कब इस्तेमाल करते हैं, जब मेरे पास जीन बहुत बड़ा हो, जब मेरे पास उनका कॉपी नंबर चाहिए हो और मेरे पास खुला टाइम, तो मैं आमतौर पे आरडीटी इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर मेरे पास जीन का साइज छोटा है और मेरे पास टाइम भी बहुत महदूद है तो मैं एक खास किस्म का डिवाइस इस्तेमाल करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर। जो थर्मोसाइक्लर है वो एक रिएक्शन स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से मैं छोटे छोटे जीन्स की थोड़े से टाइम में बहुत सारी कॉपीज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करना होता है, फिर उसके बाद हमें उसकी क्लोनिंग करनी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इन पर्टिकुलर जीन्स को उठा के किसी वेक्टर में डाल देते हैं। वो वेक्टर क्लोनिंग हो सकता है। उस क्लोनिंग वेक्टर में खूबी ये होती है कि वो बहुत तेजी से मेरा कॉपी नंबर इंक्रीज करके दे सकता है एक लिविंग सिस्टम के अंदर। फिर हम क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर जीन को लेंगे और लेना चाहेंगे उसका एक्सप्रेशन। उसके लिए मुझे जीन को एक्सप्रेशन वेक्टर में डालना पड़ेगा और वो जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो फिर उठा के मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दूंगा। तो उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन मेरे पास आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली किसी प्रोटीन की फॉर्म में। और अगर ये सारे काम हो गए हैं तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के सारे प्रोसेसेस को सक्सेसफुली यू कैन से तय कर लिया है और अब आना शुरू हो जाएगी मेरे पास प्रोडक्ट। वो किसी बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकती है, किसी प्लांट की फॉर्म में हो सकती है, एनिमल की फॉर्म में हो सकती है। एट द एंड आई जस्ट वांट टू स्टेट वन थिंग, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, but if it is in the good hands, try to have very good hands, try to have very good mind on your shoulders। अल्लाह ताला आपको इन दो चीज़ों से नवाजे, यही दुआ के साथ चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।